सो पूरी क्लास को राधे राधे। पूरी क्लास सीधी बैठेगी। एक बार बोलेगी गुड इवनिंग। एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर। ऑलराइट, सुनो मेरी बात, कुछ खास बातें हैं। कल हमने कंसोलिडेशन शुरू किया था। मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे। पहला होता है डेट ऑफ एक्विजिशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इन सभी चीजों को करते वक्त मैंने और एक कुछ चीजें बताई थी कि बेटा जी जो पॉइंट नंबर 2 है, उस पॉइंट नंबर 2 में एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्री में एक कॉलम बनता है, पोस्ट में जितने टाइप के रिजर्व है उतने कॉलम बनते हैं। फिर मैंने आपको उसके बारे में बताया कि प्री होता क्या है। एक्चुअली कुछ नहीं है, ये वो रिजर्व होता है जो एग्जिस्टिंग होता है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी, उस एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट के रिलेशन में कुछ एडजस्टमेंट्स है जो मैंने आपको बताया था कि प्री में हमेशा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट प्री में आएगा, उसका डेप्रिसिएशन पोस्ट में आएगा। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में रीवैल्यूएशन हुआ है तो बेटा जी उस केस में कोई दिक्कत नहीं, रीवैल्यूएशन रिजर्व निकालिए और उसका डेप्रिसिएशन पोस्ट में माइनस कर दीजिए P&L अकाउंट से, बात खत्म हो जाएगी। बट यदि आपने रीवैल्यूएशन किया इन बिटवीन द ईयर तो पहले बुक वैल्यू निकालिए, बुक वैल्यू निकालकर रीवैल्यूएशन रिजर्व निकालिए, रीवैल्यूएशन प्री में जाएगा। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सब्सिडरी विल ऑलवेज कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एट द ईयर एंड, वो बीच बीच में नहीं करते। और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होगा कि होल्डिंग अगर करता तो कितना करता, तो पहला वाला पीरियड प्री वाला नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉर्मल बुक वैल्यू पर, और बचा हुआ पीरियड एट द रीवैल्यूड फिगर विद द डेप्रिसिएशन रेट विच इज एप्लीकेबल। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड दैट इज व्हाट। सो मैंने आपको बताया था कि मैं एडजस्टमेंट नंबर मतलब क्या नाम उसका, वर्किंग नोट 2 के बारे में ही बात करने वाला हूं। आज भी मैं वर्किंग नोट नंबर 2 के बारे में बात करूंगा। सो वर्किंग नोट 2 में होता है यूआरपी का एक लॉजिक, वो सुन लेते हैं। ठीक है, यूआरपी माने अनरियलाइज प्रॉफिट। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप उन लोगों के बीच में आती है जो लोग एक दूसरे को जनरली जानते हैं। ओके, तो होता क्या है कि जिस समय होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी होल्डिंग, राइट, ये एक दूसरे को जानते हैं तो इनके बीच में ट्रांजैक्शन होती रहती है। जैसे टाटा मोटर्स की ट्रांजैक्शन होती होगी किसके साथ? जैगवार लैंड रोवर के साथ। रिलायंस की ट्रांजैक्शन होती होगी जियो के साथ। सो ट्रांजैक्शंस आर कॉमन। So in the transactions are common, my dear friends, there are some sale which happens between holding and subsidiary. So whenever such sales happen, so there are 2 ways. हमेशा होल्डिंग को ऊपर लिखना, सब्सिडरी को नीचे लिखना। अगर होल्डिंग सब्सिडरी को बेच रहा है तो नीचे जा रहा है, ये रूल समझ लेना। होल्डिंग ऊपर है, ये कॉमन सेंस से पता चलेगा, सब्सिडरी नीचे रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम। ओके, एंड व्हाट वुड बी द अपस्ट्रीम? होल्डिंग वापस ऊपर और सब्सिडरी नीचे। तो जब सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा तो इट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। अगर मान लो प्रॉफिट होल्डिंग को हुआ है या इस केस में प्रॉफिट सब्सिडरी को हुआ है, तो जो बॉक्स में डाला वो प्रॉफिट उसको हो रहा है, क्योंकि जो बेचेगा उसको ही प्रॉफिट होगा ना। जो एरो बता रहा है किसने किसको सेल किया है। सो यहां पर आई से एच सोल्ड टू एस, एग्रीड। डाउनस्ट्रीम क्योंकि नीचे आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, एच विल अर्न प्रॉफिट, एच विल अर्न प्रॉफिट। इसका इफेक्ट क्या आएगा? सो इफेक्ट इज वेरी सिंपल, लेस फ्रॉम स्टॉक, यूआरपी, लेस फ्रॉम स्टॉक एंड लेस फ्रॉम नोट नंबर 5 P&L अकाउंट, जो उसके अंदर पार्ट होता है उसके अंदर से लेस। क्यों? क्योंकि बेटा जी नोट नंबर 5 ये किसका P&L अकाउंट है? होल्डिंग का है। होल्डिंग का P&L होने की वजह से वहां से लेस होगा, क्योंकि प्रॉफिट किसको हुआ? जिसको प्रॉफिट हुआ वही लेस करेगा, और प्रॉफिट किसको हुआ है? होल्डिंग को, तो होल्डिंग का वहीं से लेस होगा। डू यू एग्री? पूरी क्लास का क्लैरिटी है? दूसरा, अगर मान लो ये दूसरा वाला ट्रांजैक्शन में क्या लिख कर दे रहा हूं, एस सोल्ड टू एच, हु विल अर्न द प्रॉफिट? एस विल earn profit. So now my dear friends, effect is what? Again very simple. Effect is less from stock. Less from stock. दूसरा, less from note 2,
क्योंकि सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नोट 2 में है, नोट 2 में पोस्ट, और पोस्ट में भी कहां से, पी एंड एल से। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? 4 कौन सा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट बेटा जी, अगर आप मॉड्यूल पढ़ेंगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगा, बराबर है। अभी फॉर एग्जांपल राजा बेटा जी, आप जब मतलब मॉड्यूल पढ़ते हो तो बराबर है, तुम जो कर रहे हो, तुमने पहले कहीं और क्लास की क्या? तो पहले मुझे बता, क्लास क्या ही कि नहीं करी? तो फिर तुम एडवांस अकाउंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो तुमने कहां से पढ़ा ये देख, ये इधर प्री है और इधर पोस्ट है। सो बेटा फॉर एग्जांपल मैं यूआरपी लेस कर रहा हूं 5000 यहां से। अब ये 5000 लेस हो रहा है, तो बेटा जी इसके बाद में इधर कुछ एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये मान ले नोट नंबर 2 है, तो इसके बाद में नीचे कुछ फिगर आएगा, और ये नीचे का फिगर जो है होल्डिंग को जाएगा और एमआई को जाएगा। सो ये जो कम वाला फिगर है दोनों को जा रहा है ना, होल्डिंग और एमआई को, हाँ या नहीं? सो राजा बेटा जी हम क्या कर लेते कि पहले प्रॉफिट को 100% पर डील कर लेते, फिर उसका जब बंटवारा हो और होल्डिंग और एमआई को, तो तुम जो बोल रहे बिल्कुल सही है, एमआई का भी कम हुआ और होल्डिंग का भी कम हुआ। नहीं समझ रहे? ये क्या बोल रहा है कि सर इस ट्रांजैक्शन में जो अपस्ट्रीम होती है इसमें प्रॉफिट किसको होता है? सब्सिडरी को। सब्सिडरी का प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? 2 लोगों को, एक होल्डिंग को और एक सब्सिडरी को। होल्डिंग मतलब एक माइनॉरिटी को और एक होल्डिंग को, तो दोनों जगह से लेस होना चाहिए। मैं कहां मना कर रहा हूं? होगा। नोट नंबर 2 का लास्ट का पार्ट याद करो, लास्ट के पार्ट में जो भी प्रॉफिट आता है हम किसको बांट देते हैं? होल्डिंग और एमआई। तो शेयर किसको किसको जाएगा? होल्डिंग को भी जाएगा और एमआई को भी जाएगा, कम वाला शेयर ही जाएगा ना। या दूसरा क्या, हम पहले प्रॉफिट बांट देंगे और फिर दोनों में से लेस करेंगे। दोनों में से लेस करने की जगह पे एक काम ही कर लेना, पहले लेस कर ले और फिर बांट दे। मेक सेंस? तो जब तुम इसका अपस्ट्रीम का ट्रांजैक्शन पढ़ोगे ना, तो मॉड्यूल की जो थ्योरी है उसमें ये लिखा है बराबर कि द यूआरपी विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम स्टॉक, सेकेंड इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम माइनॉरिटी, एंड द थर्ड इट वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम शेयर ऑफ होल्डिंग। इतना कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी में लिखना ठीक है, वो रट्टा मार लियो, बट इधर मैं आपको बता रहा हूं सिस्टम एकदम सिंपल है। यूआरपी को नोट नंबर 2 से लेस करो, क्योंकि नोट नंबर 2 किसको बिलोंग करती है? सब्सिडरी को, और प्रॉफिट किसको हुआ था? सब्सिडरी को। वो लेस होने के बाद में तुम इसको किसमें बांटोगे? होल्डिंग और एमआई में। होल्डिंग एमआई ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिड्यूस हो चुका ही होगा, कम शेयर पर ही जाएगा वो, यस और नो? सो उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं, ये ट्रीटमेंट फॉलो करोगे आपका 100% आंसर राइट आएगा। ठीक है, लिख लो। ये कौन सा बताया बेटा मैंने? यूआरपी। सर मॉड्यूल रीड करना कंपलसरी के थ्योरी बेस से? थ्योरी क्वेश्चन के एंगल से देखो बेटा, अगर आया तो वो थ्योरी क्वेश्चन अभी के मॉक पेपर में हमने देखा एक आध आया है, सो सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन के एंगल से जरूरी है, बाकी जरूरी नहीं है। सर पोस्ट में जीआर और पी&एल कंबाइन कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो, यू कैन नॉट कंपेयर। यूआरपी क्या है बेटा? ये तो अमाल्गमेशन में भी देखा था, अनरियलाइज प्रॉफिट। ऐसा क्या कर रहा है यार शार्दुल? यूआरपी इमामुद्दीन, अरे देवा 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 देवा, इमामुद्दीन भी वही क्वेश्चन। नहीं इमामुद्दीन नहीं, शार्दुल। ये तो हमने इसमें भी देखा था ना अमाल्गमेशन में, अनरियलाइज प्रॉफिट। यूआरपी इज अनरियलाइज प्रॉफिट। शैल वी प्रोसीड नाउ? बेटा जी ये कितनी एडजस्टमेंट्स हो गई? 2। मैं वापस पूछूंगा आपको कौन सी रिवैल्यूएशन का पूछूंगा, अभी यूआरपी का पूछा। नाउ आई एम टीचिंग यू बोनस शेयर।
थर्ड वन बोनस शेयर्स. बट आई वॉन्ट एवरी वन टू फोकस हियर. ओके बेटा, जब मैं बोनस शेयर बोलूं तो एक आइडिया लो. ये सब्सिडरी का बैलेंस शीट है. इधर इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. So can I not say 10 lakhs? इधर मैं लिख रहा हूं उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसमें मैं लिखता हूं GR 8 lakhs और P&L लिख रहा हूं 3 lakh. प्लीज होल्ड ऑन एंड चेक. जो कुछ भी मैंने ब्लैक में लिखा है, ब्लैक है कौन सा कलर है, जो कुछ भी मैंने ब्लैक में लिखा है ये था ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. फिर मैं आपको बता रहा हूं डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन होल्डिंग एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर्स फॉर रुपीज 13 lakhs 13 नको फॉर रुपीज 21 lakhs शगुन के रुपए दिए. अरे कलर मत चेंज कर भाई. मुझे इतनी सी लाइन समझने में क्या दिक्कत है पहले ये बता दो. अब मैं क्या करूंगा, अगर गुडविल निकालनी होती मुझे ऐसे, सो मैं लिखता कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 21 लाख लेस बेटा जी मुझे करना होता नेट एसेट रिप्रेजेंटेड बाय शेयर कैपिटल 10 लाख का 80%. कैन आई से 8 लाख और लेस हम करते बेटा जी प्री एक्विजिशन रिजर्व. सो प्री एक्विजिशन रिजर्व में कितना करूंगा 8 और 3. ये प्री है ना, जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन क्या रिजर्व है 8 और 3 11 का 80%. कैन आई नॉट से 8.8 lakhs. सो बेटा जी अगर मैं 21 lakhs में से 16 lakh 80,000 लेस करूं सो कितना आएगा गुडविल 4,20,000. यस और नो. ये तब मुमकिन था अगर डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब कुछ हमें दे देते फिगर. एकेडमिक्स ऐसा नहीं चलता. ये था इजी एकदम. एकेडमिक्स ऐसा नहीं चलेगा. एकेडमिक्स उसमें कॉम्प्लिकेशंस डालता है. पहले ये समझा कि नहीं समझा. जो ब्लैक में लिखा है वो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन क्या था वो बताया मैंने. अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर कुछ बोनस इश्यू कर देता हूं. और बोनस का मेरा लॉजिक ऐसा है कि जो कुछ भी नंबर ऑफ शेयर है हर एक को एक शेयर को मैं कितना दे दूंगा 2 शेयर को मैं कितना शेयर दे दूंगा बोनस 1. सो अगर आपको याद होगा तो ये कैसे होता है, इक्विटी शेयर यहां पर बन जाएंगे बेटा जी 1.5 लाख ऑफ रुपीज 10 ईच. सो कैन आई नॉट से ये 15 lakhs बन जाएंगे. और राजा बेटा जी जो GR है, सपोज मान लो GR कैंसिल कर दिया मैंने और ये बन जाएगा 3 लाख. पहले ये बताओ ये समझ में आ रहा है क्या? एग्रीड. बेटा मैं आपसे पूछता हूं क्या गुडविल का कैलकुलेशन चेंज हो सकता है क्या? गुडविल का कभी कैलकुलेशन चेंज हो सकता है क्या? गुडविल तो डेट ऑफ एक्विजिशन में जो हुई वही होगा. स्टैंड अलोन बोनस दे रही है अभी तो उससे गुडविल कैसे चेंज हो जाएगी यार? कल का अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जिस दिन एक्वायर होता है उसी दिन एक सेपरेट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन जाते हैं. यस और नो? नाउ मसला यह है कि यहां पर जब बोनस दिया गया तो वो कहां से दिया जा रहा है? बोनस जो दिया वो कहां से दिया जा रहा है? GR से. अब राजा बेटा जी 2 एडजस्टमेंट इसमें आती है. वो एडजस्टमेंट देखो. पहला आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने के लिए ऑनलाइन वालों प्लीज ध्यान से देखना, अभी नहीं तो तुम गड़बड़ करोगे. शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं लिखूंगा बिफोर बोनस और मैं क्या लिखूंगा आफ्टर बोनस. बीबी इज बिफोर बोनस, फिर आएगा बोनस और फिर आएगा आफ्टर बोनस. मैं बोल रहा हूं बिफोर बोनस 2 शेयर थे, बोनस 1 आया, आफ्टर बोनस 3 हो गए. अब एग्जामिनर आपको जो बैलेंस शीट देगा वो बैलेंस शीट देगा लाल वाली. एग्रीड. अगर तुमने कंपेयर किया, कैसे कंपेयर करोगे तुम? तुम्हारे पास कितना एक्विजिशन है? तुम्हारे पास 8 लाख शेयर्स है, हाँ नहीं? तुम करोगे 8 लाख डिवाइड बाय 15 1.5 लाख
80,000 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय व्हाट 1.5 लाख, तुम्हारा कितना आ जाएगा? %53 आ रहा है क्या? बट बेटा ये तो सरासर गलत है, ये तो गलत है, क्योंकि बेटा जी बोनस मिलने की एंट्री कभी भी इन्वेस्टर नहीं करता। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट किया होगा तो बोनस हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 0 लिखा था, सिर्फ नंबर बढ़ते हैं। बट एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए हमेशा आपको क्या बोलेगा कि हमने जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन के नंबर्स देगा वो आपको। तो उस दिन ये बात सही है, 10 लाख के 80% ही हमने एक्वायर किए थे, यस और नो? सो मैंने कितना एक्वायर किया था? 80,000 शेयर से एक्वायर करे थे। वो किस दिन की बात है? जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन। बट क्या आज 80,000 है क्या? नहीं, आज वो शेयर्स कितने हो गए? 1.5 लाख। अब किस बच्चे को ये समझ में नहीं आया? ये समझ में आ गया मैं क्या क्या बोल रहा हूं? अब जरा ध्यान से सुनिए क्या होगा। बिफोर बोनस का नंबर्स देंगे या आफ्टर बोनस का नंबर देंगे। जैसे जनरली लाल वाली बैलेंस शीट देंगे तो 1.5 लाख आपको दिया जाएगा। 1.5 लाख में बेटा जी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चलेगा 1 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 3, तो कितना बोनस दिया? 0.5 लाख बोनस दिया गया। सो बिफोर बोनस कितना रहेगा? 1 लाख रहेंगे क्या? सो बेटा जी इसको मैं थोड़ा सा लैक्स में पुटअप कर देता हूं। ऊपर पहले क्या लिखा मैंने? रेशियो। फिर अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी? ये शेयर्स लिख रहा हूं, नंबर्स में लिख रहा हूं। सो पहले मैं लिख रहा हूं अभी के मेरे को 1,50,000 देंगे, बोनस आएगा 50,000। बेटा मैं सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये कितना आ जाएगा? 1 लाख। आर वी श्योर अबाउट दिस? अब बेटा जी होल्डिंग, बिफोर बोनस होल्डिंग ने कितने एक्वायर किए थे? 80,000 शेयर्स। एग्रीड? तो तुम्हें क्या लगता है होल्डिंग को नहीं मिला होगा? मिला होगा, जाहिर सी बात है। कितना मिला होगा? 80,000 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे पता चल रहा है 40,000, और अभी होल्डिंग के पास कितना है? 1,20,000। और बेटा जी एमआई के पास कितना है? जो शुरुआत में था वो 20,000 था, उनको 10,000 बोनस मिला होगा, और ये टोटल कितना आ गया? 30,000। से यस और नो? सो कुल मिलाकर यहां पर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे निकाल सकते हो? देखो दो तरीका है तुम्हारे पास। एक तो तुम करोगे 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख, यह आएगा 80%, यह भी ठीक है। और या तुम करोगे 1,20,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इज इक्वल टू बी हाउ मच? 80%। ए कान खोलकर सुन लो बे, ये वाला बेसिक चीज बताया मैंने, और ध्यान से सुनना कि बिफोर बोनस के नंबर बिफोर बोनस के साथ कंपेयर हो सकते हैं, आफ्टर बोनस के नंबर आफ्टर बोनस के साथ कंपेयर हो सकते हैं। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आफ्टर बोनस की बैलेंस शीट दी और तुमने जो एक्वायर किया था तब बोनस नहीं था, तो तुम अगर कभी भी 80,000 ये बिफोर बोनस है, मतलब बोनस देने के पहले, ब्लैक कलर में लिखा था मैंने बिफोर बोनस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तब कितने शेयर एक्वायर किए थे? 80,000। बट वो आपको बैलेंस शीट कौन सी देंगे? आफ्टर बोनस 1,50,000 की। कभी भी 80,000 1,50,000 के साथ कवर नहीं हो सकता। और सुनो, मैं रेगुलर क्लास में बोलता था बैलेंस शीट के बाहर एग्जामिनर खुला सांड है, कोई अक्रूवल कंसेप्ट नहीं, कुछ नहीं। अब देखो बोनस इशू किया है और क्लोजिंग बैलेंस शीट देगा तो उसमें तो बोनस के साथ ही फिगर देगा, बट तुम्हें गुमराह करने के लिए क्या बोलेगा? आज के 2 साल पहले हमने जब कंपनी में शेयर्स एक्वायर किए थे तो हमने 80,000 शेयर्स एक्वायर किए थे और ये इतने रुपए में एक्वायर किए थे। उसने अपना काम कर दिया, भाई ने गेम खेल दिया, उसने बता दिया कि हमने 80,000 किए थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। वो कुछ झूठ नहीं बोल रहा है, बट भाई 80,000 को तुमको भी तो बोनस मिला होगा ना, तो आपको कंपेयर कैसे करना है कि बिफोर बोनस और आफ्टर बोनस कभी कंपेयर नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू कंपेयर यू हैव टू कंपेयर आफ्टर बोनस की क्वांटिटी विद आफ्टर बोनस टोटल, और बिफोर बोनस कितना एक्विजिशन था विद द टोटल क्वांटिटी ऑफ बिफोर बोनस। से यस। सो कैलकुलेशन कैसे हुआ बेटा जी? पहले रेशियो लिखा, फिर हमने क्या लिखा? नंबर्स। ये नंबर्स किसके? सब्सिडरी के। एग्रीड? और उसके बेसिस पर होल्डिंग के पास कितने हैं और एमआई के कितने हैं, इनमें से एक आध फिगर कोई देगे हो, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। ये बहुत आसान रहेगा। पहले आप मुझे बता दो इतना कॉन्सेप्ट समझाए कि नहीं समझाए? पक्का ना? अगर ये समझ में आ गया तो कैन आई प्रोसीड नाउ? अब राजा बेटा जी, इसी के चलते एक और एडजस्टमेंट होती है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट।
जरा आपको ध्यान से देखना, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा प्री और पोस्ट। पोस्ट में 2 कॉलम रहेंगे, जीआर और पी एंडल। एग्रीड। अब जरा मैं इधर लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस, नहीं पहले मैं इधर लिखता हूं जीआर, मैं इधर लिख दूंगा जीआर ओपनिंग बैलेंस। ओके बेटा जी, ओपनिंग बैलेंस जिस दिन एक्वायर किया, ये आउटसाइड द बैलेंस शीट देगा। वो आउटसाइड द बैलेंस शीट मतलब नीचे एडजस्टमेंट में कहीं तो देगा, और वो कुछ झूठ नहीं बोल रहा, वो बराबर बोल रहा है। जिस दिन हमने एक्वायर किया था उस दिन जीआर का बैलेंस था 8 लाख, और अब चेक कर लीजिए जो ब्लैक में था, डेट ऑफ एक्विजिशन था उस दिन 8 लाख ही था क्या जीआर में। तो मैंने लिख दिया इधर इनर कॉलम के इनर कॉलम में। फिर वो ये बोलेंगे कि जो ये प्री वाला था बैलेंस, उसमें से हमने क्या दे दिया, बोनस। सो पहले आप क्या करोगे, माइनस, माइनस क्या करोगे बेटा जी, बोनस। और बोनस कितना दिया बेटा जी, 5 लाख। अब राजा बेटा जी आपका बैलेंस कितना बच गया प्री में से, 3 लाख। अब इसको कंपेयर करना क्लोजिंग बैलेंस शीट के बैलेंस से, तो आपको जीआर मिलेगा जो पोस्ट से कंपेरेबल होगा। तो 3 लाख इनर कॉलम में नहीं आएगा, 3 लाख इधर आएगा। ठीक है, तो मैं छोटा सा उदाहरण करता हूं बेटा जी, मैं आपको ये लिख रहा हूं, ये 8 लाख की जगह पे नहीं, जरा ध्यान से देखना, ब्लैक कलर में क्या लिख रहा हूं, जो पहले था, बराबर है। और पी एंड एल अकाउंट ब्लैक कलर में, वो भी पहले था। अब मैं बता रहा हूं नए फिगर्स दिए, इसकी जगह पे फिगर दिया गया है मुझे 6 लाख, और इसकी जगह पे मुझे फिगर दिया गया है 4,20,000। क्या आप सभी लोगों को समझ में आई क्या बात? लाल अक्षरों में जो लिखा है वो लेटेस्ट बैलेंस शीट है, ब्लैक में जो लिखा है वो जिस दिन एक्वायर किया था उसके फिगर है। अब बेटा जी मुझे क्या करना है, मैंने बोला ये 3 लाख आएगा इनर में, मतलब बेटा हमारा प्री का कितना जीआर बचा है, ओनली 3 लाख, बट अब जीआर कितना हो गया है, 6 लाख। तो आपको क्या लगता है, 6 लाख की जगह पे मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं और इसको लिख देता हूं 5,40,000, ताकि आपको इजीली क्लियरली समझ में आ जाए। अब बेटा जी मैंने क्या किया, बोनस दिया था, बोनस कहां से दिया, प्री में से। वो एग्जामिनर बोलेगा कहां से बोनस दिया, प्री में से दिया। तो प्री में से दिया, जब कभी भी प्री में कोई भी एडजस्टमेंट हो तो इनर के इनर कॉलम में आ जाना। तो 8 लाख माइनस 5 लाख, ये बोनस दिया, अब कितना बचा 3 लाख। अब कंपेयर करो इसको 5,40,000 के, तो बेटा जी पोस्ट में आपने कितना कमाया 2,40,000। ये आपका फर्स्ट पार्ट बनेगा ए, 3 लाख और 2,40,000 से यस। एम आई कम्युनिकेटिंग? अब फिर दूसरा बेटा मैं लिख रहा हूं पी एंड एल। बेटा जी प्री में पी एंड एल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पी एंड एल का प्री का बैलेंस कितना है 3 लाख है क्या। सो बेटा जी मैं प्री में कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए 3 लाख इधर लिख रहा हूं। बेटा क्लोजिंग कितना है 4,20,000, दिख रहा है क्या, जो रेड में लिखा है 4,20,000 क्लोजिंग है। सो बेटा जी मैंने क्या लिखा 3 लाख प्री में लिखा, और बेटा जी क्लोजिंग में करंट ईयर का कितना आएगा 1,20,000। सो कैन आई नॉट से दिस इज पी एंड एल अकाउंट, 3 लाख इज द ओपनिंग बैलेंस एंड 1,20,000 इज द करंट ईयर। ये बात समझ में आई क्या? कैसे कर रहा हूं बेटा जी मैं बोल रहा हूं प्री में कभी भी एडजस्टमेंट रहेगी, पहले प्री में से माइनस करो, फिर कंपेयर करो क्लोजिंग के साथ, तो आपको मिलेगा करंट ईयर का। जल्दी से मुझे बताओ मैंने क्या बोला, प्री में कभी भी एडजस्टमेंट रहेगी तो पहले उसको क्या करो माइनस, फिर उसको कंपेयर करो किसके साथ, क्लोजिंग के साथ, एंड यू गेट द करंट ईयर फिगर। सो अब इसके साथ मेरी टोटल आ जाएगी 3 लाख एंड 1,20,000, बराबर है। अब राजा बेटा जी मैं क्या करूंगा, होल्डिंग का कितना है 80%, नहीं पहले टोटल ले लेते ना। तो टोटल बेटा जी मेरी आ जाएगी, ऊपर का 3 लाख था और ये भी 3 लाख है, कितना ए प्लस बी, कैन आई से 6 लाख। और राजा बेटा जी ये कितना आ जाएगा 2,40,000, और ये कितना है 1,20,000, बराबर है। इसमें से होल्डिंग का शेयर कितना है 80%, एमआई का कितना है 20%। सो बेटा जी 6 लाख इंटू 80% कितना आएगा 4,80,000, और एमआई का कितना आएगा बेटा जी 1 लाख, और राजा बेटा जी 2,40,000 का 80% कितना आएगा 1,92,000, और बेटा जी 2,40,000 का 20% कितना आ जाएगा 48,000। 1,20,000 का 80%
कैन आई से 96,000 और 1,20,000 का 80% कितना आ जाएगा? 20। बेटा ये लास्ट का बॉक्स है, इसके बारे में मुझे कोई बोलने में शर्म नहीं है, कहां जाएगा? MI। जो ये पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन है, कहां जाएगा? COC। और राजा बेटा जी ये जो क्लाउड है ये कहां जाएगा? नोट नंबर 5। एग्रीड। अब बेटा मैं आपसे पूछता हूं, ये सब कुछ भूल जाओ, मुझे एक बात बताओ, गुडविल क्या मैंने 4.2 लाख निकाली थी क्या? ये कब निकाली थी? जब एक्वायर किया था तब तो बराबर निकाला था। अब गुडविल क्या 2 साल बाद चेंज हो सकती है क्या? तो 2 साल बाद गुडविल 2 साल बाद कैसे चेंज होगी? गुडविल कब डिसाइड होती है? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ना। तो 2 साल बाद गुडविल कैसे चेंज हो जाएगी? हमारे एकेडमिक्स की प्रॉब्लम क्या, मुझे ये फिगर 2 साल बाद निकालने के लिए बोल रहे हैं, बट मेरे फिगर चेंज नहीं हो सकते, जो रहेगा वही मुझे दिखाना है। तो देखो अभी मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज होगा, बट COC हमारा कैसा निकलेगा जरा देखिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आपको याद होगा तो 21 लाख से शगुन के मैंने 21 लाख दिए थे, राइट। फिर बेटा मैं बोलूंगा शेयर कैपिटल। बेटा अब मेरा शेयर कैपिटल 15 लाख है, इट इज नो मोर 10 लाख। 15 लाख इंटू व्हाट? 80%। कैन आई से 12 लाख? और राजा बेटा जी फिर मैं लेस करूंगा प्री एक्विजिशन रिजर्व विच इज शेडेड पोर्शन, सो विच इज 4,80,000 माइनस कर दीजिए 21 लाख माइनस 12 लाख माइनस 4,80,000। व्हाट इज माय आंसर? गुडविल इज 4,20,000। चेक कर लीजिए क्या मेरी गुडविल 420 थी क्या? ए रसगुल्लो, अभी मैंने क्या किया, पूरा कांड कर दिया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी दिया और कैसे होता है। अब मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक नंबर 1 जो मैंने ऊपर URP के लिए भी लिख कर दिया। ट्रिक नंबर 1, whenever there is a bonus, first make this transaction BB, BAB. BB is before bonus, bonus after bonus. First write down the ratio. Then my dear friend, they will give you some or the other figure. और वो क्वेश्चन में ढूंढना मैं आपको सिखाऊंगा। बट स्टेप नंबर 1 क्या? मेक द वर्किंग नोट। स्टेप नंबर 2, whenever there is analysis of profit, they will tell you from what source they have given bonus. अगर कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट प्री में हो, ओके, तो पहला काम क्या करोगे? प्री को इनर कॉलम में सरकाओगे, प्री के भी विद इन इनर कॉलम में सरकाओगे, उसमें से माइनस करोगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस के साथ कंपेयर करके पोस्ट का फिगर निकालोगे। अगर नहीं निकाला होता तो क्या गड़बड़ होती है? तुम ये 3 लाख है, एग्रीड, और 3 लाख को ना कंपेयर करते, 8 लाख को डायरेक्टली कंपेयर कर लेते आप उसके साथ, एग्रीड, तो आपका फिगर गलत आता पोस्ट का और 8 लाख आपका प्री में दिखता। इसीलिए ऐसा नहीं, प्री में जब भी एडजस्टमेंट हो पहले उसको इनर कॉलम में माइनस करो, फिर वो आउटर कॉलम में लिखो प्री के इसमें, और फिर इस फिगर को कंपेयर करना किसके साथ? क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ। समझे? whenever there is an adjustment in pre-acquisition reserve, first subtract it in the inner column and get the balance of that, and then compare it with the reserve which is given in the balance sheet and get what is the post reserve. ये सिर्फ सुनते जाओ, मैं करवा दूंगा उधर। फिर आपको और एक चीज मैंने क्या बताई बेटा जी, जब कभी भी आप ये COC निकालोगे तो शेयर कैपिटल कौन सा लोगे? लेटेस्ट बैलेंस शीट के हिसाब से लो और आपका आंसर आ जाएगा। सो कैन आई नॉट गिव यू अ नोट फॉर दिस सेइंग दैट? ये इतना ही ध्यान रखना, इन केस ऑफ बोनस मेक द एडजस्टमेंट BB, BAB, first write down what? Ratio, then write down what? Numbers, then write down what? Holding, then write down what? MI. कर पाएंगे आप ये? सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड स्टेप इसी चीज में आपको ये करने का है, whenever pre-profits given in adjustment and whenever pre-given, इतना ही लिख दो, whenever pre-profits given, adjustment होकर का बसटने को, given and adjustment is given on pre, step 1, first adjust pre in inner column। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इनर कॉलम। सेकेंड स्टेप,
कंपेयर विथ बैलेंस शीट टू गेट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, टू गेट पोस्ट एक्विजिशन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जिन जिन बच्चों को लिखने का है लिख कर ले लो। अच्छा, मुझे पता है कि तुम थोड़े से नाराज हो रहे हो कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा भरोसा मानो, जो समझाना था मैंने समझा दिया, मेरे भरोसे पे कुछ चीजें छोड़ दो। रिवीजन बैच है, बोनस शेयर का पार्ट मैंने क्लास में सिखाया था, रेगुलर बैच में पूरा 1-1.5 लेक्चर, और उसके बाद में फिर बोनस के हम कैलकुलेशन पर आए थे, उसमें बहुत टाइम डाला था। इधर आपको बहुत सिस्टमेटिकली सुविधा के हिसाब से, क्योंकि तुम किस पर जा रहे हो कि सर एग्जाम में क्या करना बता दे, वो बता रहा हूं मैं तुमको। पहली वर्किंग नोट बी ए बी। सेकंड चीज क्या कि अगर प्री पर एडजस्टमेंट रहा तो पहले प्री में इनर कॉलम में करो, इनर कॉलम में उसको कंपेयर करो, और कंपेयर कर देन यू विल कैलकुलेट द पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट। अभी इतनी बातें सुन लो मेरी, आपका जीवन सफल कर दूंगा मैं। अच्छा, इधर से लिखना पड़ेगा ना बोनस शेयर। फोटो लेंगे क्या? तुम क्या लेते फोटो ले लेते क्या? मतलब थोड़ा टाइम बच जाएगा। भाग्येश फोटो ले होगी, सादो मोबाइल है ना? हाँ, कोई दूसरा कौन ले रहा? स्क्रॉल। अच्छा, फोटो ले रहे हैं ना, ये बढ़िया कर दिया गुरु। नो सर लिखने दो अभी, नहीं रे तू अभी वो फोटो ले ले और फिर बाद में लिख लेना। सुहानी प्लीज प्लीज, शाना बच्चा है ना सुहानी, मैंने लिख लिया ना अभी, तुम कहीं को लिख रहे? मैं कर रहा हूं ना तुम्हारे लिए। बाप रे बाप, कितना लिखा है मैंने भाई। फोटो का सीक्वेंस भी लिख देना, ठीक है? और आज ही लिख लियो नोटबुक में। कितनी एडजस्टमेंट सिखा दी? 3। चलो एक बार वर्कआउट कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन, बिल्कुल सही। रिवैल्यूएशन हमेशा कहां आएगा? उसका डेप्रिसिएशन। अगर बिगिनिंग में है रिवैल्यूएशन, बिगिनिंग में एक्विजिशन, नो लफड़ा। अगर एक्विजिशन इन बिटवीन द ईयर है तो पहले निकालो बुक वैल्यू, कंपेयर इट विद मार्केट वैल्यू, कैलकुलेट द रिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन के लिए भी क्या करो, पहले कैलकुलेट करो सब्सिडरी का, वो पूरे 1 साल का कैलकुलेट होगा, और फिर निकालो होल्डिंग का। पहले वाले प्री पीरियड में नॉर्मल और पोस्ट में इन द रिवैल्यूड फिगर्स, दोनों को कंपेयर करो, कितना एक्स्ट्रा देना है या कितना ज्यादा दिया, उसको रिवर्स कर दो या क्रिएट कर दो। सेकंड एडजस्टमेंट दी यूआरपी। होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा है तो प्रॉफिट हुआ होल्डिंग को प्रॉफिट हुआ तो नोट नंबर 5 और स्टॉक में से लेस, बात खत्म। अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा तो नोट नंबर 2 P&L सब्सिडरी का नोट नंबर 2 में से माइनस होगा और स्टॉक में से लेस, बात खत्म। पक्का? गुड। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के पास। ये रही सेकंड नहीं, ये थर्ड। नाउ दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एडजस्टमेंट। इसको बहुत इजी करता हूं। डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी, डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी। लाइन समझ में आई क्या मैं क्या बोला? ए कमीनो, डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी, कोई कांड नहीं करना, क्लियर कट बोल रहा हूं। डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी के बारे में पढ़ा रहा हूं। होल्डिंग डिविडेंड दे रही है, उसका कोई लेना देना नहीं मेरे को। अगर सब्सिडरी डिविडेंड दे रही है तो 2 टाइप के हो सकते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड, जो मॉड्यूल करती है मैं वो बता रहा हूं। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर दिया तो प्री पीरियड अगर है 3 महीना और पोस्ट पीरियड है अगर 6 महीना, तो डिविडेंड लेस करेंगे, राइट? 3 महीने का इधर, 6 महीने का इधर,
ये 6 नहीं रहे, 9 महीने होने चाहिए। इधर कुछ भी लिख रहे हैं, इधर 9 महीने का लेस होएगा। ये समझे क्या भाई? मतलब प्री पीरियड 3 महीना और पोस्ट पीरियड 9 महीना, तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये किसको फॉलो करेगा? टाइम पीरियड को फॉलो करेगा। सर क्यों कर रहे हैं ऐसा? लॉजिक्स में नहीं जाते, मॉड्यूल ऐसा करती है। अभी सर लॉजिक्स में जाऊंगा फिर और तुम्हारा वही कांड हो जाएगा जो रेगुलर बैच में होता था कि साला लॉजिक में खो जाएंगे और करना क्या एग्जाम में पता नहीं। एकदम स्पष्ट। कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंस डिविडेंड। किसने पे किया? सब्सिडरी ने। सब्सिडरी ने अगर डिविडेंड दिया और उसमें प्री पीरियड भी आ रहा है तो फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या बोलता है? जितना पीरियड प्री का है उसमें उतना लेस कर दो, जितना पोस्ट का है उतना पोस्ट में से लेस कर दो। समझे? तो फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 जुलाई। 1 जुलाई है। सो बेटा जी अप्रैल मई जून प्री है और जुलाई के अगस्त, जुलाई से लेकर मार्च तक पोस्ट है। तो बेटा जी आप कहां से डिविडेंड लेस करोगे? पोस्ट में से लेस करो 9 महीना और प्री में से लेस करो 3 महीना। क्लियर? मैं आपसे पूछूं, ये जो क्लासिफिकेशन चल रहा है ना, ये कंसोलिडेशन के हिसाब से चल रहा है। ये जो भी क्लासिफिकेशन दे रहा हूं, किसके हिसाब से दे रहा हूं? कंसोलिडेशन के हिसाब से दे रहा हूं। इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टैंडअलोन इसको क्या बोलता है? स्टैंडअलोन के लिए रिजर्व फ्री है। ये लाइन बैठी के दिमाग में देखो। जियो के लिए उसका कमाया हुआ प्रॉफिट ये फ्री रिजर्व ही है। जेएलआर के लिए उसका कमाया हुआ प्रॉफिट फ्री रिजर्व ही है। साला प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि होल्डिंग के लिए जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो एक प्री बना एक पोस्ट बना। यस और नो? सो बेटा जी ये एक्चुअली लेस तो कहीं से भी हो सकता है। मतलब मान लो फ्यूचर में ऐसा हुआ पोस्ट में पैसा ही नहीं है, प्री से लेस कर दे। अरे समझ आ रही क्या बात? मतलब मसला क्या है? तुम ऐसा नहीं बोल सकते जिस पीरियड का जिसको बिलोंग करता है। मैंने ये दे दिया, इससे 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर मान लो बजर मच गई एग्जाम में और एग्जामिनर क्या बोलता है कि भाई पोस्ट में प्रॉफिट ही नहीं है, तो उसको नेगेटिव मत करके आ जाना कमीनो। पोस्ट में नहीं है तो प्री में से कर दे, क्योंकि रूल क्या है? स्टैंड अलोन डिविडेंड डिक्लेयर करती है। हम तो यहां पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। स्टैंड अलोन डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसके लिए कोई प्री पोस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके लिए सारे रिजर्व क्या है? फ्री रिजर्व। तो अगर पोस्ट में पैसा नहीं है तो प्री में से करेगा, उसके बाप का क्या जा रहा है? यस और नो? तो आप क्या कर दोगे? कहां से लेस कर दोगे? प्री में से। क्लियर? सुनते जाओ। मैं लिख रहा हूं इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड, ठीक है। अभी इक्विटी डिविडेंड में क्लासिफिकेशन है प्री और पोस्ट। समझे? नहीं ऐसा नहीं, मैं एक काम करता हूं, इधर लिख। इफ इक्विटी डिविडेंड declared for pre-period compulsorily subtract from pre only। क्या बोला मैंने? अगर इक्विटी डिविडेंड दिया है प्री पीरियड के लिए, मतलब एक्विजिशन पीरियड के पहले वाले पीरियड के लिए, कंपल्सरी कहां से माइनस करेंगे? प्री पीरियड। फिर मैं लिखता हूं इफ इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर पोस्ट पीरियड, first exhaust post and then use pre if post not sufficient। बूम बल्ला। मैंने क्या बोला? डिविडेंड डिक्लेयर किया कौन से पीरियड के लिए? पोस्ट पीरियड के लिए, एक्विजिशन के बाद का। तो पहले किसको यूज कर लेंगे? पोस्ट को। पोस्ट को यूज करने के बाद अगर फिर भी पैसा कम पड़ रहा है, रिजर्व कम पड़ रहा है, तब यूज क्या करेंगे? प्री। सेस
पहले पोस्ट को खत्म करेंगे फिर किधर शिफ्ट होंगे, प्री में। ये तो आपने इसमें भी सीखा होगा कंपनी लॉ में कि अगर करंट ईयर के प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है तो हम जीआर को यूज करते हैं। तो वैसे इधर गणित लगा लेना ऐसे कच्चा पक्का कि अगर पोस्ट का कम पड़ा तो हम कहां से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते, प्री। इज दैट ओके? मैं वापिस से पूछता हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड टाइम जोन के हिसाब से बांट देना, ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूं इक्विटी डिविडेंड, अगर बेटा जी डिविडेंड दिया गया प्री से तो कंपल्सरीली ओनली सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट, प्री। इधर एडजस्टमेंट क्या हो जाएगी कि एडजस्टमेंट नीचे दी जाएगी। तो अगर प्री में कोई भी एडजस्टमेंट है तो मैंने क्या बोला, प्री में से माइनस करके फिर कंपेयर करना क्लोजिंग के साथ। ऊपर लिख कर दिया था, इफ एनी एडजस्टमेंट इन रिगार्ड्स टू प्री फर्स्ट गिव द एडजस्टमेंट एंड देन कंपेयर इट विद द क्लोजिंग बैलेंस शीट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, यस और नो। अगर मान लो डिविडेंड दिया गया कहां से, पोस्ट पीरियड के लिए, पहले किसको एग्जॉस्ट करोगे, खत्म, एग्जॉस्ट मतलब खत्म, पोस्ट को। पोस्ट खत्म हो गया तो फिर किसको ऑपरोगे, प्री को। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्री पीरियड है, ये पोस्ट पीरियड है। मैं इधर लिख देता हूं पी एंड एल और जीआर, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, पी एंड एल लिख दूं क्या, मैं प्री का बैलेंस लिख रहा हूं 70,000 फर्ज करो, और मैं पी एंड एल इसका बैलेंस लिख रहा हूं 90,000। अगर मैंने इधर से डिविडेंड दिया, मैंने डिविडेंड दिया 40,000, ओके, और राजा बेटा जी 70 माइनस 40, 30,000 बचा क्या। और मैं आपको बता रहा हूं कि सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद में ये 90,000 है। ये 90,000 का कैलकुलेशन में समझा दूंगा, बड़ी बड़ी बात नहीं है। अभी के जितने भी फिगर से सब अज्यूम्ड है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो यहां से शुरू होता है। बेटा ये डिविडेंड पहले मुझे बताओ किसको किसको मिलता है। सब्सिडरी अगर डिविडेंड देगी तो किसको मिलेगा, बिल्कुल सही। तो इसके दो हिस्से हमेशा होंगे, ये एच को गया और एमआई को गया। एच को कितने परसेंट गया, फॉर एग्जाम्पल 80%, एमआई को कितना गया 20%। फॉरगेट एमआई, कैन यू फॉरगेट एमआई, बोलो जल्दी से क्या, फॉरगेट एमआई, एमआई का कुछ नहीं करना। सो होल्डिंग को कितना मिला होगा, 40,000 का 80%, 32,000 मिला होगा क्या, ठीक है। मैं अभी नीचे ट्रीटमेंट दे रहा हूं, इफ सोर्स ऑफ डिविडेंड इज प्री, इफ सोर्स ऑफ डिविडेंड इज प्री, रिड्यूस इट फ्रॉम सीओसी। मतलब होल्डिंग कंपनी ने इसकी एंट्री क्या करनी चाहिए थी, होल्डिंग ने अगर इसकी करेक्ट एंट्री करी होगी तो इसकी एंट्री होगी कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट, इट इज एज गुड एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये होल्डिंग ने एंट्री करनी चाहिए थी। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो रेड में लिखा करेक्ट ट्रीटमेंट, ये करेक्ट है। अब दूसरा लिख रहा हूं, इफ सोर्स ऑफ डिविडेंड इज पोस्ट, एग्रीड, तो हम इसको लिखेंगे एड इट इन पी एंड एल। ये कौन सा, नोट 5, और इसके एंट्री होल्डिंग क्या करेगी पता है क्या, होल्डिंग क्या करेगी, कैश ऑब्लिक बैंक टू डिविडेंड। वापस से पूछ लेता हूं, अभी तक हम आए नहीं, वो जो एडजस्टमेंट है उधर तक नहीं आया अभी तक, हम तो समझ ही रहे कि ट्रीटमेंट क्या क्या है। अगर मैंने कहा सोर्स प्री है तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट। जब मैं इन्वेस्टमेंट बोलूं तो करेक्ट ट्रीटमेंट मतलब नोट नंबर 3 से, सीओसी में से लेस होना चाहिए। कल भी आपने लिखा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अगर सोर्स है पोस्ट तो वो डिविडेंड कहां जाना चाहिए, होल्डिंग के पी एंड एल। कॉमन सेंस की बात है सर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बराबर से किया होगा तो उसके अंदर डिविडेंड मिलता था, जो ओपनिंग बैलेंस पर डिविडेंड मिलता था वो हम डालते थे पी एंड एल में। एक 2 मिनट, ओ तेरी,
जस्ट गिव मी। आज क्या तारीख है? हाँ, मैं आपको बता रहा था व्हेन द सोर्स ऑफ डिविडेंड इज व्हाट? पोस्ट। तो बेटा जी वो जाएगा होल्डिंग के P&L। और ये हमने कहां पे किया था? अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट किया था तो जो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब हम पहले से होल्ड कर रहे थे, उसका डिविडेंड हम P&L में लिखते थे, और जो करंट ईयर में एक्वायर करते थे और जिसका डिविडेंड मिलता था लास्ट ईयर के लिए, तो वो हम कहां डालते थे? उसके इन्वेस्टमेंट में डालते थे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते थे। याद आ रहा है क्या? जिसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलते थे। तो ट्रिक क्या बनी अपनी कि प्री एक्विजिशन सोर्स है तो करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट में से लेस। और अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो उसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? P&L में ऐड। किसके? होल्डिंग के। और वो पूरा डिविडेंड नहीं जाता है। हमेशा ध्यान में रखना, जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा उसके दो पार्ट होंगे, एक होल्डिंग और एक MI। MI को भूलो, MI का कुछ नहीं करना है। क्या होता है गड़बड़? 40,000 का बच्चा ट्रीटमेंट कर देता है। 40,000 का कभी ट्रीटमेंट नहीं होगा। ट्रीटमेंट किसका होगा? जो होल्डिंग को मिला है, क्योंकि गड़बड़ किसकी होगी? होल्डिंग की। हम MI की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम होल्डिंग की अकाउंटिंग कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग। सांस लो। तो क्या मैं आपसे बोल सकता हूं कि होल्डिंग को डिविडेंड 40 मिला कि 32,000 मिला? ठीक है, वाओ। लेट्स रिपीट इट वन मोर टाइम प्लीज मेरे लिए। इफ सोर्स इज प्री, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, रिड्यूस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। नोट नंबर 3 COC। इफ सोर्स ऑफ डिविडेंड इज पोस्ट, add in consol P&L, that is note number 5. Will we talk about the whole amount of the dividend or only holding share? वाओ। तो अगर ये 3 पॉइंट ध्यान में रहे, प्री का सोर्स इन्वेस्टमेंट में से लेस, पोस्ट का सोर्स कंसो P&L, that is note number 5, और पूरे 100% डिविडेंड की बात कर रहे या सिर्फ होल्डिंग की? बात खत्म। अब ट्रिक सुन लो क्या है। अब इधर एग्जामिनर मचाएगा तांडव। वो बोलेगा प्री का सोर्स था, बट जो व्यक्ति होल्डिंग में काम कर रहा था, अब जैसे डिविडेंड कैसे मिलता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम की कोई एंटिटी नहीं रहती है, ये तो इमेजिनरी है। एंटिटी तो दो अलग अलग है। जैसे बोलते हैं ना, हम तुम मिलकर एक हो गए, घंटा एक होते, दोनों अलग ही रहते हैं। बोलने के लिए बोलते कि एक होते, वैसे ही होल्डिंग सब्सिडी एक हो गए, घंटा एक हो गए, दोनों अलग ही है। तो होल्डिंग क्या करता है और सब्सिडरी क्या करता है? सुनते जाओ। सब्सिडरी का एक शेयर होल्डर है होल्डिंग, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी। सब्सिडरी बोलती है मैं डिविडेंड दे रही हूं, इसने दिया, ये होल्डिंग है। होल्डिंग के इसमें अकाउंटिंग चल रही है। अकाउंटिंग चलते वक्त इधर एक अकाउंटेंट बैठा है, वो एड़ा पास हो क्या है, क्या एंट्री करेगा? कैश ऑब्लिक बैंक। से नहीं हो ऐसे ही, कैश ऑब्लिक बैंक टू डिविडेंड। सुंदर टीचर ने उसको सिखाया? कभी कभी सिखाया सुंदर टीचर ने तुमको? ओ जाके देख सोर्स कौन सा है, घंटा कुछ नहीं सिखाया। ये डायरेक्ट एंट्री मारता है, कैश ऑब्लिक बैंक टू डिविडेंड, और डिविडेंड होल्डिंग के कहां जाके बैठ जाता? P&L में। अब मसला हो गया ना साला, सोर्स अगर प्री है तो जाके बैठ गया P&L में। मुझे बताओ इसको रेक्टिफिकेशन लगेगा कि नहीं? रेक्टिफिकेशन लगेगा तो P&L में वो ऐड हुआ है, तो P&L में से क्या करेंगे? लेस। और COC में भी क्या करेंगे? लेस। लेस ही करेंगे ना। अभी हम सिर्फ करेक्ट ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको करेक्ट ट्रीटमेंट क्या करना वो सिखाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ रेक्टिफिकेशन क्या सिखाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ आपको करेक्ट ट्रीटमेंट बताऊंगा, और उसके बेसिस पर अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाते बनाते हम क्वेश्चन में देख लेंगे क्या करना है उसका। तो वापस से पूछता हूं, अगर डिविडेंड पोस्ट में से आया होगा, ठीक है, तो कहां जाना चाहिए? कंसो P&L। अब सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया होल्डिंग को, होल्डिंग का अकाउंटेंट डेढ़ होशियार, उसने उसको क्रेडिट कर दिया इन्वेस्टमेंट में, मतलब इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर सोर्स पोस्ट है तो डिविडेंड कहां जाना चाहिए था?
पी एंड एल। इस पुट्टे ने क्या कर दिया, कहां डाल दिया, इन्वेस्टमेंट में से लेस। तो तुम क्या करोगे अभी, इन्वेस्टमेंट में ऐड और कंसो पी एंड एल में भी ऐड, बराबर है। अब आई गुगली, सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया, होल्डिंग को मिला, ठीक है, और इधर का अकाउंटेंट अब होशियार है, माठा नहीं है वो, उसने मिलने वाला डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दिया, और सोर्स सब्सिडरी का प्री है। सब्सिडरी का सोर्स कौन सा है, प्री, और ये पुट्टे ने कहां से लेस किया, इन्वेस्टमेंट में से। क्या करते, कुछ भी नहीं करेंगे, सही है। इसका सोर्स पोस्ट है, अकाउंटेंट होशियार है, इसने डाल दिया पी एंड एल में, क्या कर दे। तो अगर मुझे ये क्वेरी एक बार भी आई, सर पिछले क्वेश्चन में ऐसे किया था, इस क्वेश्चन में ऐसे, थप्पड़ थप्पड़ लगाऊंगा, इसके ट्रीटमेंट एक नहीं है, चार है। अगर ट्रीटमेंट करेक्ट होगा तो रेक्टिफाई नहीं होगा, समझे कि नहीं। रेक्टिफाई तभी होगा जब सोर्स प्री है और उस कमीने ने पी एंड एल में डाल रखा है, पी एंड एल से उल्टा जाएगा, सीओसी में से लेस होगा, सेस। अगर सोर्स पोस्ट है और इस पुट्टे ने उसको पी एंड एल में ही डाल के रखा है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। अगर सोर्स प्री है और इस पुट्टे ने इन्वेस्टमेंट में लेस किया है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। अगर सोर्स पोस्ट है और इस पुट्टे ने इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दिया है, तो इन्वेस्टमेंट में ऐड और पी एंड एल में भी ऐड। बट ये जो रेक्टिफिकेशन करोगे सिर्फ होल्डिंग के शेयर की, एमआई को भूल जाओ, एमआई को भूल जाओ, डिविडेंड में कुछ नहीं देखने का। लॉजिक रेगुलर बैच में बताया था, अभी के लिए जरूरत नहीं, इतना ही ध्यान रखो। अब लास्ट चीज, ये जब डिविडेंड की वर्किंग करोगे तब कई बार कंफ्यूज करने के लिए डिविडेंड कौन डिक्लेयर कर रहा है एक बार देख लेना। डिविडेंड सब्सिडरी डिक्लेयर करी, मैंने बताया वो सब सही है, बट डिविडेंड में कंफ्यूज हो जाता है। अभी आज मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चे किस में कंफ्यूज हो रहे थे पता है क्या, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। मतलब बेस्ट है, डिक्लेयर्ड मतलब पेड, रिसीव्ड मतलब इनकम, एक अप्रोप्रिएशन है, एक इनकम है। वो बच्चे किस में कंफ्यूज हो रहा है, एक शब्द देख रहा है डिविडेंड, कंफ्यूज। तुमको इतनी सी बात बता रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर सब्सिडरी डिविडेंड दे रही है तो ये सब माजरा है। अगर होल्डिंग डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में से लेस और कैश में से लेस, या बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी दिखेगा, से यस और नो, उसका कोई लेना देना नहीं है, पक्का। अच्छा, पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर तरीके से एग्जामिनर देगा, सोर्स क्या है, क्या कैसे आइडेंटिफाई करना है, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ तुम इतना रूल ध्यान में रख लेना, प्री में से गया तो इन्वेस्टमेंट में से लेस, पोस्ट में से गया तो पी एंड एल में ऐड। अच्छा, और एक बात सुनो, मैंने जब भी आपको बोला कि यहां पर डिविडेंड का जो कोई भी ट्रीटमेंट है वो 100% होगा, नीचे जाकर होल्डिंग और सब्सिडरी में माइनॉरिटी में बढ़ता है, बट ऊपर के लेवल पर अगर कल का आपको मेरा स्टोरी याद होगा तो मैंने क्या बोला, किस पर होगा, 100%। बोलो ना हाँ। लव यू ऑल। कैन आई गिव यू द लास्ट थिंग, बट जब कभी भी वो एडजस्टमेंट करोगे रेक्टिफिकेशन, दैट कैन नॉट बी ऑफ 100%, दैट विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनेट, होल्डिंग का शेयर, ठीक है, लिख लो। सुनो ना, ओ राजा बाबू, मेरे को आज जल्दी छोड़ना पड़ता। हाँ फोन काय दिला वाले, फोटो निकालेंगे, अरे नेकी और पूछ पूछ कर लो जल्दी छोड़ने का ना, इसलिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत प्यारा बच्चा है बेटा, तू बहुत आगे जाएगा, बहुत नाम रोशन करेगा, जल्दी जल्दी करो। सर सोर्स नहीं दिया है तो क्या अज्यूम करेंगे, अरे ख्याति कुछ भी बड़बड़ कर रहेगा जो मुंह में आ रहा है, कैसा नहीं पता चलेगा। अभी एक, हाँ बेटा सॉरी, अभी किरण लड़का है कि लड़की है, अब नाम से नहीं पता चलता है, बताएंगे तुमको तभी पता चलेगा, लिखना पड़ेगा मेल की फीमेल, कुछ भी मत बोलो ऐसा। सोर्स क्या है बताएंगे वो। आज लगता है सबसे भारी पड़ा हमने, साले कमीने मेरे को रेगुलर बैच में भारी पड़ा था। तुम ये बोल दो सर हमको शॉर्टकट दे दो बस रेगुलर बैच में, फिर रेगुलर बैच की मेरी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। हाँ 4 बैचेस मारूंगा फिर साल के, ना ये बहुत इजी तरीका है रे, ये क्या चीप तरीका है ये।
मैं जब सेल्फ स्टडी कैसे पढ़ा करते तो हम ऐसा नहीं पढ़ा करते थे भाई, पूरे लॉजिक में घुसते थे। ऐसा क्यों? ट्रिक्स तब डेवलप कर सकते हो तुम जब लॉजिक से पक्के हो तब। चला एखादा क्वेश्चन बघून घेऊया डिविडेंडचा। अच्छा, और एक गुड न्यूज दूं क्या आपको? अब और कुछ नहीं आता है कंसोलिडेशन में, अब सिर्फ कंसो पी एंड अकाउंट। आई शपथ, कुछ आ गया तो मेरे को बता देना। मैंने यूआरपी बता दिया, बोनस शेयर बता दिया, मैंने डिविडेंड बता दिया, मैंने रिवैल्यूएशन बता दिया। अब एक भी क्वेश्चन, चलो अपन एक काम करते हो, थोड़ा सा है ना घमंड है मेरे को, एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं अभी, ठीक है? एग्जाम क्वेश्चन आओ मेरे पास। तेरी बात नहीं चल रही है, एग्जाम क्वेश्चन की चल रही है। मेरा यस सर, कुछ हुआ नहीं? यस सर। वेयर इज एग्जाम क्वेश्चन? वेयर आर यू? I need to find out one more exam question. सर सेल्फ स्टडी में क्यू का आंसर किधर से मिलता था? बिकॉज आपके टाइम पे यूट्यूब तो होगा नहीं, इडियट्स। मेरे साथ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, उसमें से एक भाग्येश है, ठीक है, जिनको मैं गाइड करता हूं। क्या गाइड किया मैंने तेरे को? टैक्स कहां से पढ़ने का, और सिंघाने से पढ़ा तो कैसे तेरे लॉजिक सभी मतलब हुए बाप? पढ़ने का टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक कौन से? आईसीआई मॉड्यूल नहीं तो रेफरेंस बुक है, जहां से सीए पढ़ते हैं। सीए लोग यूट्यूब जाके नहीं देखते। सो अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे 100% आंसर है। इसके मैं बताता हूं, एस एन माहेश्वरी नाम की बुक पढ़ी हुई है अकाउंट्स की, मोटी की मोटी आती थी, कभी दिखाऊंगा, मेरे पास पढ़ी हुई है अभी भी। एस एन माहेश्वरी पढ़ो, कुछ नहीं, बहुत बाप आदमी थे एस एन माहेश्वरी साहब, बहुत बाप। कॉस्टिंग में सक्सेना वशिष्ठ, नाम याद है मेरे को अभी भी। और कौन सी बुक्स थी भाई? ये जाओ सोड रे, मला कुठे जायचंय? कंसोलिडेशन कुठे? ए मेरे को एग्जाम क्वेश्चन लेने दो एक बार पहले, प्लीज प्लीज प्लीज। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कैसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। अरे एक एग्जाम क्वेश्चन की राह चाहिए रे भाई, एक एग्जाम क्वेश्चन दे दो हमको प्लीज। येलो कौन सा बेटा? उसमें है क्या डिविडेंड? डिविडेंड ऐसा सिर्फ एग्जाम क्वेश्चन ढूंढ के नहीं देने का ईडी। यार ये नवंबर 22 में 15 मार्क का क्वेश्चन आया था ये। आर यू श्योर? इतना जलील क्वेश्चन? चलो फिर इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। आर वी रेडी? ये करे कि नहीं करे? इसमें डिविडेंड नहीं है, कल देखिए 15 मार्क का क्वेश्चन है और कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है। येलो कौन सा बेटा? ला 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 ला। ये तो एडी है कि रे? ये पीएनएल का क्वेश्चन है क्या? डोस क्या ये देख लेते हैं। आईसीआई क्वेश्चन पेपर जैन 21 रेडी है क्या? 31st March 2020 द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस स्टूड एज फॉलोज। इक्विटी शेयर 10 और 2,40,000। इसके नंबर बता दो मुझे। तुम कुछ मत बताना बेटा, सब कुछ मेरे को ही करना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,80,000। पी एंड एल अकाउंट 60,000। फिर जब धीरे गए आगे बढ़े तो ट्रेड पेबल है और फलाना ढींगड़ा। और बेटा जी इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 19,200 एट 20 रुपीज ईच। मैं कहूं आपके पास शेयर्स कितने हैं उनके? 24,000 है क्या? 24,000 में से तेरे पास कितने हैं? 19,200।
तो लो कैलकुलेटर पर 19,200 डिवाइड बाय 24,000 कितना परसेंट होल्डिंग है? 80% होल्डिंग है क्या? बहुत बढ़िया। और डेट ऑफ एक्विजिशन दिया है क्या? अभी तक तो नहीं पता, आगे बढ़ते। द फॉलोइंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। एच ने 19,200 बाय किया ऑन 1 अप्रैल 19। बैलेंस शीट के बाहर एग्जामिनर खुला सांड है, वो आपको बिना डिविडेंड दिए, बिना बोनस दिए रिजर्व्स के फिगर दे सकता है। इसीलिए मैंने आपको क्या किया कि प्री का जब भी कोई फिगर दिया जाए पहले उसमें से माइनस करो, फिर कंपेयर करो बैलेंस शीट के साथ, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा फाइनल बैलेंस शीट होती है सारी एडजस्टमेंट होने के बाद। अब जरा एक बार टेंशन मतलब, मैं कल वापस बात करूंगा जब क्वेश्चन लूंगा तब। अभी के लिए मेरी बात सुनो, ये 31 मार्च 2020 है क्या? हाँ ना। और बाय कब किया? 1 अप्रैल 19 क्या? वाह, तो क्या 1 साल पहले बाय किया था? अच्छा मुझे बताओ क्या रिजर्व एंड सरप्लस था? सो रिजर्व एंड सरप्लस 60 था और ये कितना 36,000 था क्या? फिर क्या बोल रहे? मशीनरी बुक वैल्यू 2,40,000, फर्नीचर बुक वैल्यू 48,000 ऑफ एस लिमिटेड वर रीवैल्यूड एट 3,60,000 एंड 36,000 ऑन 1 अप्रैल 19। फिर फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट शेयर्स, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन कॉम्प्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ मशीन 10%, फर्नीचर 15%। 31st March 2020 bills payable 12,000 shown in S limited balance sheet had been accepted in favor of H. Intercompany owings अभी कुछ नहीं देखने का, लास्ट। तो ये क्वेश्चन महाराज आप देख चुके हैं। अभी चाहिए तो आप आपकी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेंगे एक बार, प्लीज टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं सॉल्व कर दिखाता हूं साइड में। महाराज आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। मम्मी 1 2 3 4 5 6 7 8। आर वी रेडी नाउ? कितने मार्क्स का था? 20 मार्क। अब देखो तुम इसको खत्म करेंगे 15 मिनट में। कोई तो लगा दो एक जन टाइमर और सभी को समझ में आएगा। जो जो एडजस्टमेंट मैंने बताई उसके हिसाब से कार्यक्रम करने का है, ठीक है? और सब कुछ धीरे धीरे जाऊंगा, कोई घाई नहीं है। तुमको बाद में फोटो निकालने का मौका मिलेगा। तुमको अगर पॉसिबल है तो सिर्फ क्वेश्चन को अपना दोस्त बनाना शुरू कर लेना, तो इट वुड बी गुड। और ये रहा क्लॉक रिसेट टाइम स्टार्ट। बहुत आराम आराम से, मेरे को कोई घाई नहीं है। पहला वाला डेट ऑफ एक्विजिशन, और स्लो लिखो, ठीक है? लिख सकता हूं मेरी स्पीड में। 1/4/2019। दूसरा आएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मई लिखेगा एच बाबू तुम कितना होल्ड करता है, एम आई बाबू तुम कितना होल्ड करता है। मुझे पता है दोनों का 24,000 है, एच का 80% है, एम आई का 20% है। अबे कमी नहीं, कैलकुलेट किया था हमने। 19,200 होल्डिंग के पास है और एम आई के पास कितना है बेटा जी? 4,800। बोलो हाँ। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, व्हाट इज दैट? वेरी गुड। क्या मैडम क्या करते हैं आप, एकदम जोरदार। अरे बेटा मतलब कुछ नहीं, तकलीफ हो जाती, कुछ और कुछ नहीं। कितना मतलब कितना प्रेशर है तुम्हारे चेहरे पर, फट जाता है एक हाथ कुछ नस बिस तो। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, अरे कैसा ले ऐसा कर मतलब क्या सेटिस्फेक्शन मिला रहेगा ना, नेक्स्ट लेवल। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। मैं इतना इरिटेटिंग होता है ना, क्या बोलूं। ये राजा बेटा जी मैं आपको ये बता रहा हूं, रिजर्व्स कितने थे? रिजर्व्स एंड सरप्लस 60 थे क्या? और P&L कितना था? 36। पांडे जी मैं आपको बता रहा इधर एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट में प्री और पोस्ट। पोस्ट कैसे करने, एकदम आराम आराम से। मैं फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन में बोलूंगा ए रिजर्व एंड सरप्लस इधर आना, बोलता आया। उसको रिजर्व एंड सरप्लस को पूछने का तेरे अंदर क्या क्या है, तो एक तो P&L दिख रहा है और ये रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है, नीचे कोई नोट नहीं है, दिख रही है क्या? सो मैंने लिखना है GR 1,80,000 क्लोजिंग है क्या और 60,000 ओपनिंग है क्या? मैं लिखा इधर GR और P&L
पहला में क्या लिखता है, जीआर इधर खुपचे में, और जीआर का फिगर बताओ कितना है, ट्विन 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 ट्विन, जीआर 60 है क्या, और P&L 36। सो जीआर मैंने लिखा कितना था बेटा, 60,000, और P&L 30। ओके, प्री के कॉलम सिंगल, क्लोजिंग कितना बोल रहे हो भाई तुम जीआर का, 180, और P&L कितना 60। सो क्या आप मुझे बोल सकते हैं P&L 24,000 आया क्या, 60 में से 36 माइनस किया है, और 60,000, 1,20,000 है क्या, ये कैसा निकला, ओ बाबूडा 1,80,000 माइनस 60,000, बेस्ट है, और स्लो जाए, ठीक है धीरे है। सो बेटा जी पहला वाला तो क्लासिफाई हो गया। दूसरा, मशीन जिसकी बुक वैल्यू 2,40,000 थी, फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 48,000 थी, वह रीवैल्यूड अपवर्ड एट 360 एंड 36,000 ऑन 1 अप्रैल। क्या साल की शुरुआत 1 अप्रैल है क्या, क्या रीवैल्यू मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन भी वही है क्या, डेट ऑफ एक्विजिशन अगर आगे बढ़ गया ना तो फिर दूसरा वाला कॉन्सेप्ट वो कल देखेंगे, बट अभी के लिए तो बिगिनिंग में ही है, और बिगिनिंग में क्या रीवैल्यूएशन है क्या। अच्छा, अगर ये रेट दी हुई है 10%, नहीं दी जाए तो तुम्हारी बुक वैल्यू 2,40,000 थी, अब जरा आ जाओ इसकी बुक वैल्यू ए मशी 2,16,000, एक काम करो 2,40,000 माइनस 2,16,000, 24,000 आ रहा है क्या, मतलब डेप्रिसिएशन कितना है 24,000। मतलब अब एक कमीनो अगर रेट नहीं दी तो भी दो बुक वैल्यू को कंपेयर करके रेट निकाल देना, एक शुरुआत की बुक वैल्यू दी 2,40, एंड की बैलेंस शीट में तो 10% निकाल सकते ना, क्यों कष्ट ले रहे हो सर, दिया है आपको, है ना। सो इधर मैं बोल रहा हूं एक और आइटम आएगा रीवैल्यूएशन, मैं लिखेगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने कितने ससुरे 2,40, 3,60 हो गया, 1,20 से बढ़ा गया, मैं बोलेगा 1,20 से प्लांट एंड मशीनरी तू बढ़ जा हो। और मुझे बताओ दूसरा कौन सा, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का था पिल्लू, 48 का 36 हो गया, 12,000 से कम हुआ क्या, ये रीवैल्यूएशन नेगेटिव हो गया है। मैं कितना इजीली बोला था, ये फर्नीचर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, अच्छा मशीनरी का 10%, फर्नीचर का 15% दिया है, नहीं तो कैसे निकालना मुझे पता है। लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पोस्ट में से लेस होगा, 1,20,000 का 12,000 लेस हुआ, और एड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये ओवर चार्ज हो गया था, सो 12,000 इंटू 15%, 1,800 ऐड करूंगा क्या, ये बताया तो था ना यार, रिवैल्यूएशन नेगेटिव तो डेप्रिसिएशन पॉजिटिव, रिवैल्यूएशन पॉजिटिव तो डेप्रिसिएशन नेगेटिव, और वो P&L में से पोस्ट में से लेस होगा। बेस्ट, एडजस्टमेंट 1 हो गई, 2 हो गई, तीजा आयला हे तर फुसका एकदम। राजे पॉइंट नंबर ए आया 60,000, पॉइंट नंबर 2 आया 1,20,000, देन टिंग 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 टिंग, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा 13,800। ए भाई इधर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ गड़बड़ की, ए भाई ये बराबर है क्या, ये ए आया ये बी आया, ए प्लस बी 2,04,000, 1,20,000, 13,800। फिर हम क्या करेंगे, HMI 80%, 20%, 2,04,000 इंटू 80%, 163,200। स्लो करो, करता है 11:40 बेस्ट ये जाएगा MI नोट नंबर 3 ही रे 4, ये जाएगा शेडेड पोर्शन नोट नंबर 3,
और ये जाएगा कंसो रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इसके बाद में हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 COC, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जो कि कुछ है नहीं, मैं कर दूंगा निलवा, और फिर इधर जो कुछ भी आएगा फिर नेट एसेट, नेट एसेट में आएगा शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व। प्री एक्विजिशन रिजर्व आई नो इट ऑलरेडी 163,200 बराबर है ना। तो प्रिया शेयर कैपिटल कितना है उसका 2,40,000 है क्या? 2,40,000 का 80% कितना आ रहा है? 1,92,000 है क्या? ये 1,92,000 पूरा डिटेल में लिखो सर। 2,40,000 इंटू 80%। बेटा मुझे एक बार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख के बताओ, मेरे लिए मत बताओ, मैं तो कर लूंगा, बट तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुमको कहां देखने का मालूम रहेगा। मिला क्या? बताओ कितना है? 3,84,000 बराबर है। सो आई गॉट 3,84,000 माइनस 1,92,000 माइनस 163,200, 28,800। ये क्या आएगा? दिस इज गुडविल। फिगर पॉजिटिव गुडविल, फिगर नेगेटिव CR। ये 3 हो गया COC। फोर्थ MI में आएगा शेयर कैपिटल 2,40,000 इंटू 20%। थोड़ा तो बुद्धि लगाने के ऊपर शेयर कैपिटल लिखा हुआ था। फिर प्री, फिर पोस्ट में पहला क्या आएगा? GR, फिर P&L। 2,40,000 इंटू 20%, 48,000। प्री का MI का 40,800, बोलो ना हाँ। फिर GR है क्या पहला वाला? GR है कितना रे? 24,000 और 2,760, 24,000 और 2,760। 1,15,560। फिर लास्ट फिफ्थ वन, कंसो रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंसो रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन कौन है भाई? यू हैव गॉट रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड यू हैव गॉट P&L बराबर है क्या? सो कितना है? 480 और 240 है क्या? सो कंसो रिजर्व्स एंड सरप्लस में GR और P&L। बेटा मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है होल्डिंग का? GR 4,80,000, P&L कितना है बेटू? ये समझ में आया? अब इसमें हम करेंगे ऐड शेयर इन सब्सिडरी। शेयर इन सब्सिडरी 96,000 और 11,040 बरोबर है क्या? 4,80,000 प्लस 96,000 5,76,000 और 2,40,000 प्लस 11,040 2,51,040। परफेक्ट यहां तक। अब मेरी बातें सुनते। काय ये देखो कैश एट बैंक लाइन बाय लाइन ऐड 56,000 प्लस 40,000 कितना आएगा? 96,000। बेटा उन्होंने क्या बोला? बिल्स पेएबल शोन 12,000 इज एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ H लिमिटेड। सो इसका बिल्स पेएबल है बेटा, इसका बिल्स पेएबल है और इसका क्या है? बिल्स रिसीवेबल। तो दोनों में से कितना माइनस कर दूंगा? 12,000। अरे वो कॉमन डेट ना बाबा, 12,000 माइनस होएगा कि नहीं होएगा? तो ठीक है 1 लाख प्लस 30,000, 1,30,000 माइनस 12,000, 1,18,000 इजी बिजी। 3,90,000, 8 लाख। इन्वेस्टमेंट कभी आगे नहीं जाता है, इधर गुडविल आ जाता है। गुडविल कितना है? 28,800 वर्किंग नोट नंबर 3। फिर मशीनरी, बेटा मशीनरी का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 7,20,000 प्लस 2,16,000 एड रिवैल्यूएशन कितना हुआ था? 1,20,000 माइनस डेप्रिसिएशन 12,000, 2,16,000 प्लस 1,20,000 माइनस 12,000, 10,44,000। बोलो हाँ। फर्नीचर 3,60,000 प्लस 40,800 प्लस क्या है?
नहीं लेस, कितना है 12,000। ऐड कितना है 1800 ऐड, बेटा ऐड ही होगा ना ये। 3,60,000 प्लस 40,800 माइनस 12,000 प्लस 1800। क्या ये बात समझ में आई कि बेटा कैसे किया? 390,600 हैप्पी। वाओ बेटा बिल्स पेबल 60 प्लस 14,800, 60 प्लस 14,800 74,800 माइनस 12,000 62,800। बैंक ओडी 1 लाख। ट्रेड पेबल 2 आणि 1 22 3 22। ये कितना था 1 लाख ना, 3,22,000। अरे तेरी तो एक तो टाइम मेरे पास कम है, फिर ये बोल देंगे 15 मिनट में नहीं हुआ, अपनी चीटिंग नहीं करने की आनंद। हाँ फिर 12% डिवेंचर 1 लाख से यस। फिर रसगुल्ले, ये सब्सिडी को भूल जाने का। किसको भूल जाने का? सब्सिडी को। उसका ना शेयर कैपिटल आता, ना रिजर्व एंड सरप्लस आता, ना ये आता। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा होल्डिंग का रहेगा 13,40,000। रिजर्व एंड सरप्लस, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस देखकर मुझे बताओ कितना है? जीआर 5,76,000। ये गया। P&L अकाउंट का बैलेंस देखकर बताओ 2,00,040। और इसके अंदर ऐड हो जाएगा MI। कमी नहीं, MI बता 1,15,560। छोरी सोने के बाद में एकदम फॉर्म में आ गई तू। 1,15,560 प्लस 13,40,000 प्लस 5,76,000 प्लस 2,51,040 प्लस 1 लाख प्लस 3,22,000 प्लस 1 लाख प्लस 62,800। 8 लाख कितना आएगा? 28,67,400। 10,44,000 प्लस 3,90,600 प्लस 28,800 प्लस 8 लाख प्लस 3,90,000 प्लस 1,18,000 प्लस 96,000। टैली देखा, हो जाते रहिए। अभी एक काम करते, इसका आंसर एक बार दिखाता हूं। जैन 21 में आया था ना, ये शायद 20 मार्क के लिए एक क्वेश्चन नहीं था, ये 15 मार्क के लिए था। और एक क्वेश्चन था, नहीं P&L वाला नहीं था, मुझे लगता 5 मार्क का और कोई था। और फिर भी ठीक है यार सर। तुझा आयला 20 मार्क का था रे सही में। शेयर कैपिटल 13,40 था क्या? रिजर्व एंड सरप्लस गांव वालों ये टोटल देख लो, इसकी इन दोनों की टोटल देख लो। 5,76,000 प्लस 2,51,040 8,27,040 है क्या? है बगरे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,15,560 है क्या? 12% डिवेंचर 1 लाख है क्या? ट्रेड पेबल 3,84,800 है। अब वो ट्रेड पेबल के साथ साथ उन्होंने बिल्स पेबल को भी जोड़ दिया है। मान लो ना यार इतनी सी बात। तुम टोटल तो देख लो, वही आ रही है। PP 14 वो फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी दोनों साथ में है। इंटेंजिबल एसेट गुडविल 28,800 आई थी क्या? और इन्वेंट्री 8 लाख और ट्रेड रिसीवेबल में उन्होंने BR जोड़ दिया और कैश एंड कैश इक्वल 96,000। सही यस। कॉन्फिडेंस है कि हो सकता है कंसोलिडेशन। तुमको कितनी स्टेप्स याद रखनी है? 5। और उसके बाद में जो मैंने आज वर्किंग्स लिख कर दी, इसके बाहर बैलेंस शीट में कुछ नहीं आ सकता। तुम्हारा पूरा पेपर का स्टडी है मेरे पास। जितनी 5 एडजस्टमेंट लिख कर दी उसको तुम मैकेनिकली रट लो, कैसे रट लो, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। और मेरे फॉर्मेट में आप बिठाओगे, आंसर निकलेगा मतलब निकलेगा। समझ गए? तो कल क्या करना है, जो रेगुलर बैच के बच्चे थे, बैलेंस शीट के जितने भी क्वेश्चंस थे एक बार देख कर आने की कोशिश करो, ठीक है? अगर हुआ, माता रानी की कृपा रही, तो कल तुम्हारे बैलेंस शीट के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे निपटा दूंगा।
अच्छा सुनो, नेक्स्ट चीज, जो पी एंड एल के क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, तो कल हमारे इसके क्वेश्चन करने के बाद में पी एंड एल के भी हो जाएंगे, प्रोवाइडेड यू स्टडी वेल टुडे कंसोलिडेशन। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल चेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ बैलेंस शीट विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। और एक दो कुछ और कॉन्सेप्ट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर वो नेगेटिव बन गया है तो फिर होल्डिंग उसका शेयर एब्जॉर्ब करता है वगैरह वगैरह, दैट विल टेक केयर ऑफ इट। से यस, सो विल यू बी एबल टू डू इट? अभी मेरे को क्या बोलोगे? बाय बाय। कल आने के पहले टेलीग्राम चेक करके ही आने का, डायरेक्ट नको आओ। हो काय बड़ा फोटो किती वेळा बाळा, काय कसली फोटो घेणार आहे पण तू बाळा, कसला? अहो बाळा पण मी हे सगळं क्लासमध्ये सोडवलंय की, हे घ्या फोटो, तुम्ही झूम कराल नंतर, करता? नहीं होत? ठीक है, घ्या लवकर लवकर घ्या, बोर मत कर, जल्दी जल्दी ले अभी फोटो। ये पहले डेट ऑफ, अरे ले लो। टेलीग्राम पे सेंड करो प्लीज कोई। अच्छा, ये डुक्कर के चेहरे क्यों डाल रहे हो बे? एक नया ट्रेंड है आजकल, डुक्कर पसंद आने लगे लोगों को। शी, मतलब मैं तो कार्टून देखा था तब मेरे को उल्टा होती थी पेपा पैग नाम से, डुकरे कौन दिखाते थे?